Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the concept of marketing and the features of marketing. So we'll begin with the introduction and the meaning of marketing. Now, जब भी हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि प्रमोशन मतलब मार्केटिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मार्केटिंग. Okay, but it is not so. Promotion and distribution, these are the parts of marketing. This is not the whole of marketing. Okay, so marketing के अंदर बहुत सारी चीजें आती है. तो पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है. So marketing is where we identify the needs of your customer and you try to fulfill those needs of the customer. मतलब जहाँ पे आप क्या करते हो, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करते हो. Now how you identify need of your customer? You undertake marketing research. ओके जहाँ पे आप क्या करते हो, कस्टमर के पास जाते हो, उनको पूछते हो कि व्हाट दे वुड लाइक टू हैव एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. ओके सो आपने कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई किया और वो ऐसा प्रोडक्ट आपने बना के कस्टमर को ऑफर किया, अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल किया. दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग. Okay, so marketing is nothing but you are trying to identify the need of customer and you are trying to fulfill the need of customer so that your customer will be satisfied. So customer satisfaction is a core of your marketing. Means gone those days when you used to or the marketer used to sell any product to the customer and customer used to buy it because customers were not having any choice those days. But now customers are having lot of choices available. Okay, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करना है ताकि आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं होता या मार्केटिंग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. मार्केटिंग इज अ वाइड टर्म. इट इंक्लूड मेनी थिंग्स. जहाँ पे आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से लेके प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने तक जो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो सबको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं. ओके नाउ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेके कंजम्पशन तक कौन सी एक्टिविटीज होती है, तो मार्केटिंग रिसर्च होता है. ओके आप मार्केट में जाके रिसर्च करके कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स या प्रेफरेंसेस फाइंड आउट करते हो. Accordingly you design the product, means you produce the product as per the choice of customer. Then you decide the price of your product. Then you undertake promotion of your product. You try to communicate or about your product or try to create awareness about your product among the customer. Then you sell the product, that is distribution. Now here your marketing doesn't end. After distribution you have to undertake after sale service. After sale service मतलब क्या, जैसे प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको रिपेयर करके देना, या कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद में उनको कॉल करके पूछना कि वेदर दे लाइक द प्रोडक्ट और नॉट और दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यस नो, या फिर वो प्रोडक्ट सपोज अपना ऐसा है जिसको इंस्टॉलेशन की जरूरत है बेचने के बाद में, तो आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए जो इंजीनियर होते हैं उसको घर पे भेजते हो. सो ये सब होती है आपकी आफ्टर सेल सर्विस. तो प्रोडक्ट को बेचने के बाद में आपका मार्केटिंग जो होता है वो खत्म नहीं होता है, उसके बाद में भी आपकी मार्केटिंग शुरू रहती है इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विस. सो मार्केटिंग इज नॉट द नैरो कॉन्सेप्ट, इट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड सो मेनी थिंग्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है. ओके सो कोई भी अगर आपको पूछेगा व्हाट इज मार्केटिंग, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन होता है या मार्केटिंग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं और मार्केटिंग में बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके फुलफिल करते हो, विच विल रिजल्ट इनटू योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Now we'll see the definition of marketing given by Philip Kotler. Now Philip Kotler ने यहाँ पे 4 चीजें बताई है. सबसे पहले बताया है marketing is art and science. Now why marketing is art? Because marketing में हमेशा आपको क्या करना रहता है, कुछ innovation, कुछ creativity करना होता है. Okay, without innovation or without creativity your marketing will not be effective or your marketing will not be successful. Okay, so always you have to come up with some innovation, some creativity so that your marketing will be successful one. सेम मार्केटिंग जो होता है एक साइंस होता है. साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस मतलब सिस्टम होता है. यस ना, सो मार्केटिंग में भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है. अब ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि आप पहले मार्केटिंग रिसर्च करते हो, फिर प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, फिर प्राइस डिसाइड करते हो, फिर प्रमोशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आफ्टर सेल सर्विस. सो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप कर रहे हो और इसको ही हम लोग बोलते हैं साइंस. तो पहली चीज हो गई मार्केटिंग इज आर्ट एंड साइंस. दूसरा, मार्केटिंग में यू हैव टू चूज द टारगेट मार्केट. जैसे कि आपको पता है कि यू कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन. मतलब सारे प्रोडक्ट हम लोग सब लोगों को नहीं बेच सकते. हम लोग को हर एक प्रोडक्ट के लिए आपका टारगेट कस्टमर जो होता है वो डिसाइडेड होता है.
जैसे सपोज आपको कोई भी डिश वॉश बार बेचना है, जैसे विम बार बेचना है, तो विम बार के इसमें आपका टारगेट ऑडियंस कौन होता है? हाउसवाइफ्स। ठीक है। किंडर जॉय आपको अगर बेचना है तो डेफिनेटली योर टारगेट ऑडियंस इज योर किड्स। यस ना। आपको थम्स अप बेचना है तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन होता है? जो यंगस्टर्स है। या रेमंड की शर्ट्स आपको बेचने हैं तो आपके टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं? जो मैनेजरियल लेवल पे जॉब करने वाले होते हैं, वो लोग आपके टारगेट होते हैं। तो मार्केटिंग जो होती है, आप वेग तरीके से नहीं कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपको एक आपका पर्टिकुलर टारगेट मार्केट डिसाइड करना पड़ता है, और वो टारगेट मार्केट को ध्यान में रख के उसके हिसाब से आपको आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है। ओके। जैसे हाउसवाइफ आपकी टारगेट है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे, उसके हिसाब से प्राइस, उसके हिसाब से प्रमोशन, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। So always you have to select your target market in your marketing. Okay. तीसरी चीज है, मार्केटिंग के अंदर you have to get the customers, you have to keep the customers and you have to grow the customers. Now getting the customers means what? You have to make the new customers. Okay, आपको customers बनाने होते हैं। फिर आपको you have to keep those customers. Now keeping those customers means what? Retaining the customers. Your customers should not go anywhere. आपने यहाँ पे कस्टमर्स बनाए हैं, वो कस्टमर यहाँ पे क्या होने चाहिए? रिटेन होने चाहिए। दे शुड नॉट गो टू योर कॉम्पिटिटर, दैट इज कीपिंग द कस्टमर। एंड व्हाट इज ग्रोइंग द कस्टमर? जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स है उनको आप सेटिस्फाई करो, वो लोग क्या करेंगे? आपकी माउथ पब्लिसिटी करेंगे या वर्ड ऑफ माउथ करेंगे, और वो आपके लिए नए कस्टमर्स लाएंगे। या आपको आपके मार्केटिंग के थ्रू क्या करना है? अपने कस्टमर्स को बढ़ाने हैं, बिकॉज जितने आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, उतना आपके बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। सो मार्केटिंग में अंदर यू हैव टू गेट द कस्टमर्स, यू हैव टू कीप द कस्टमर्स एंड यू हैव टू ग्रो द कस्टमर्स। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और फोर्थ चीज होती है, मार्केटिंग में आपको कस्टमर को देनी होती है सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। नाउ व्हाट इज सुपीरियर कस्टमर वैल्यू? कि आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी, आपको कस्टमर को ऑफर करना है। जैसे कस्टमर अगर मुझे 10 रुपया दे रहा है और वो मुझसे अगर शैम्पू अगर परचेज कर रहा हो, तो उतने वर्थ का शैम्पू जो है वो मुझे कस्टमर को ऑफर करना चाहिए। अगर सपोज मैं 10 रुपया कस्टमर से ले रहा हूँ, पर मैं अगर एकदम चीप क्वालिटी का या एकदम इंफीरियर क्वालिटी का अगर शैम्पू उनको ऑफर कर रहा हूँ, सो समवेयर आई एम एक्सप्लॉइटिंग माई कस्टमर, समवेयर आई एम चीटिंग विथ माई कस्टमर। यस नो, आई एम नॉट गिविंग देम वैल्यू फॉर मनी, और आई एम नॉट गिविंग देम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। In turn what I am doing, I am taking more price from them. So ऐसे अगर आप एटीट्यूड रखोगे तो आप मार्केट में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। सो हमेशा आपको मार्केटिंग में क्या करना है? यू हैव टू ऑफर सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। आपको कस्टमर को क्या करना है? अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने हैं जिनसे उनको वैल्यू फॉर मनी फील हो। सो ये सुपीरियर कस्टमर वैल्यू को आपको क्या करना है? क्रिएट करना है, डिलीवर करना है और कम्युनिकेट करना है। सो मार्केटिंग के डेफिनेशन के अंदर ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो मार्केटिंग इज आर्ट एंड साइंस। Second, you have to always select your target market and accordingly undertake your marketing activity. Then you have to get the customers, keep the customers and grow the customers. And the fourth thing is you have to create, deliver and communicate superior customer value. This is the definition given by the Philip Kotler. So I hope the meaning of the introductory part is clear to you all about the marketing. So we are going to see the importance or the significance of marketing. अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो, आप प्रॉपर प्रोडक्ट कस्टमर को देते हो, आप प्रॉपर रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हो, इफेक्टिव प्रमोशन करते हो, और अगर आप प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या उसके इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस होंगे। So the first significance is your brand image. Now brand image is nothing but the image of your product in the mind of customer, and this is very essential. You have to create the image of your product in the mind of customer so that whenever customer will require the product or whenever they will go to the market to buy the product, your product name will strike in their mind. So अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करे तो आपको क्या करना है? उनके माइंड में आपके ब्रांड की इमेज या प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना है, और वो आप इमेज क्रिएट कर सकते हो इफेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू। जितनी इफेक्टिव आप मार्केटिंग करोगे उतना कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को याद रखेंगे। जैसे हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे कि यू कैन गेट द रीड ऑफ डैंड्रफ, आप डैंड्रफ से छुटकारा पा गए तो डैंड्रफ की बात आती है तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है हेड एंड शोल्डर, जैसे ना। या बाथरूम क्लीनर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ब्रांड में कौन सा आता है? हार्पिक, जो 99% जर्म्स को किल करता है। तो मोस्टली हम लोग फिर वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे ना। या चुटकी में चिपका है फेविक्विक, जैसे ना। ये आपको अगर सपोज दीवारें वगैरह आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो अंबुजा सीमेंट। तो ऐसे एक ब्रांड की इमेज आपको क्रिएट करनी है ताकि कस्टमर जब भी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो आपके प्रोडक्ट का नाम ही उनके दिमाग में आएगा। सो मार्केटिंग विल हेल्प यू टू क्रिएट द ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ योर टारगेट कस्टमर्स।
दूसरा बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। नाउ स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, जो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। ओके जिसके अंदर तुम्हारे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, मीडिया, ये सब जो है वो आपके स्टेक होल्डर्स है। ओके जितना आप इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे उतना आपके स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर रहे हो, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर आप क्या करोगे, शेयर होल्डर को प्रॉपर डिविडेंड पे करोगे, एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छा खासा पे करोगे, अट्रैक्टिव सैलरी पे करोगे, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस पे करोगे। ओके सप्लायर के जो ड्यूज है या सप्लायर के जो भी उधारी है वो आप टाइम पे करोगे। ओके सोसाइटी को आप सोशल डेवलपमेंट के लिए डोनेशंस वगैरह दे पाओगे। सो ये सब चीजें आप लोग कर पाओगे अगर आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव रहेगी। अगर आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा, एंड देन एवरीबडी विल सफर, आपके सारे स्टेक होल्डर सफर हो जाएंगे, और फिर बाद में वो आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। सो आपको अगर स्टेक होल्डर को सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको इफेक्टिव मार्केटिंग करना पड़ेगा, एंड देन ओनली द यू कैन गिव प्रॉपर रिवॉर्ड टू योर स्टेक होल्डर, एंड देन डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू इन योर बिजनेस। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। नाउ बिजनेस के लिए हम लोग को 3 रिसोर्सेज की जरूरत होती है, एक होता है फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स। ओके फिजिकल रिसोर्स मतलब आपके रॉ मटेरियल और मशीन्स या टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब आपके फिजिकल रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपके लेबर या एम्प्लॉयज, और फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कैपिटल। सो जितना आप इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे उतना क्या होता है, आपके ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है। ऑप्टिमम यूज मींस मैक्सिमम यूज, कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा तो आप सब चीजों का प्रॉपरली यूज कर पाओगे। जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपके पास ये मशीन है, ये मशीन में आप क्या कर रहे हो, 1000 यूनिट बना सकते हो, पर अगर सपोज आपके यहाँ पे मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा तो डिमांड नहीं आएगा, और डिमांड नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कम प्रोडक्शन करोगे, तो कहीं ना कहीं पे मशीन को आप क्या कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, जितना उसका कैपेसिटी है उतना यूज नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर वेस्टिंग दैट मशीन। या फिर आपके यहाँ पे 10 एम्प्लॉइज है पर डिमांड ही नहीं है तो 2 एम्प्लॉय काम करे, बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए, सो समवेयर यू आर वेस्टिंग योर दोज रिसोर्सेज। यस नो, सो मार्केटिंग जितना अच्छा करोगे उतना डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और आप आपके सारे रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें मशीन, मटेरियल और इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कैपिटल या जिसको हम लोग फाइनेंस बोलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब तुम्हारे एम्प्लॉइज और लेबर। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा तो ये सारे रिसोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे, आप वेस्टेज करोगे, जो मैंने आपको अभी समझाया वो। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आपका कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है। अभी जब आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है बहुत ज्यादा, आपकी कंपनी इज एबल टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो होता है उसका कुछ हिस्सा आप लोग कहाँ पे यूज करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, जहां पे आप मार्केट में रिसर्च करते हो कि कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, तो आप एक प्रॉपर टीम वगैरह अपॉइंट करोगे, जो टीम क्या करेगी, कस्टमर्स के पास जाएगी या लोगों के पास जाएगी, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स वगैरह फाइंड आउट करेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन लाएगी, और उसके हिसाब से फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे और कस्टमर को ऑफर करोगे। उसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। सो अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कर पाओगे। दूसरा, आप एम्प्लॉयज को अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दे पाओगे, ट्रेनिंग पे भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो आपको प्रॉफिट अगर अच्छा खासा होगा तो आप ट्रेनिंग दोगे एम्प्लॉय को। प्रॉफिट अगर आपके पास होगा तो आप टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह परचेस कर पाओगे। सो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ने में हेल्प हो रही है। यस नो, सो जितना इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे उतना क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करोगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ने में हेल्प होगी। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी यहाँ पे ये 2 वर्ड समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमीज का मतलब होता है बचत। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब आपका जो सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र, वो अलग हो गया, और इकोनॉमी का मतलब होता है बचत, और स्केल का मतलब होता है क्वांटिटी। अभी यहाँ पे तुम लोग को क्या याद रखना है कि देखो, जब आप मार्केटिंग अच्छा करते हो, प्रॉपर मार्केटिंग करते हो, तो कस्टमर हैप्पी होते हैं, वो ज्यादा डिमांड करते हैं, तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, जो मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया। ओके, सो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है तो आप रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस करते हो, और जब रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो तो आपको रॉ मटेरियल के ऊपर क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि सपोज पहले आपका बिजनेस बहुत ही कम था,
ओके इसके लिए आप क्या करते थे, थोड़ा सा रॉ मटेरियल परचेस करते थे। फॉर एग्जांपल आपका कपड़े का बिजनेस है, सो अगर पहले आप क्या करता था, 1 किलो अगर कॉटन खरीदोगे तो आपको उसके लिए 40 रुपए पे करना पड़ता था। ओके अभी तुम्हारा बिजनेस क्या हो गया, अच्छे मार्केटिंग की वजह से बढ़ गया, तो आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो अभी आप 1 किलो कॉटन के लिए 40 रुपए पे नहीं करोगे, अभी आप क्या करोगे, कम पैसा पे करोगे। जैसे सपोज 30 रुपए में आपको 1 किलो कॉटन मिल जाएगा, बिकॉज आप ज्यादा क्वांटिटी अभी परचेस करने वाले हो। तो 1 किलो के ऊपर आपका 10 रुपया बच गया। तो अगर सपोज आप 10,000 किलो अगर ये खरीदते हो तो आपका वहां पे 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जब मार्केटिंग आपका अच्छा होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो आप ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करते हो, और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करने की वजह से आपको डिस्काउंट मिलता है। सो 1 किलो कॉटन के ऊपर मेरा 10 रुपया बचा, तो 10 किलो कॉटन के ऊपर मेरा क्या बचेगा, 1 लाख रुपए बचेगा। दैट इज अ डिस्काउंट दैट आई एम गेटिंग, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। इसको ही बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमेशा याद रखना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि आप ज्यादा मात्रा में कोई भी चीजें खरीदते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बचत और लार्ज क्वांटिटी ऐसे। दूसरा यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है। सी क्या क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है तुम्हारा फिक्स होता है। आप अगर सपोज गुजरात में आपका प्रोडक्शन होता है और मुंबई में आप उसको बेचते हो, सुनो, सो गुजरात से गुड्स को हमेशा आपको मुंबई में लाना पड़ता है। तो अगर आप गाड़ी के अंदर से 1,000 यूनिट लाओ या 10,000 यूनिट लाओ, आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग की वजह से आपका डिमांड बढ़ रहा है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो, और आपके वहां पे भी क्या हो रहा है, पैसे बच रहे हैं। सो दो जगह पे आपके पैसे बच रहे हैं, एक तो रॉ मटेरियल के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर भी पैसा मिल रहा है। दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड दैट यू आर एबल टू अचीव बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव मार्केटिंग। Next is expansion of business. Now expansion of business के लिए I have written here 3 activities. Through these 3 activities you can undertake expansion. Now पहला है market penetration. Now market penetration में क्या होता है, your product is same and your market is also same. Okay? जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कोलगेट है, तो कोलगेट को अगर सपोज आप इंडिया में बेच रहे हो, so your product is same, your market is also same, पर उसमें आप क्या कर रहे हो, थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हो। जैसे कोलगेट का आप कलर चेंज कर रहे हो, या फिर उसका कुछ टेस्ट आप चेंज कर रहे हो, जैसा। तो सेम प्रोडक्ट को आप सेम मार्केट में बेच रहे हो विद सम चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, तो पहले मैं प्लेन कोलगेट बेचता था व्हाइट कलर का। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, कोलगेट को रेड कलर के ट्यूब में विद सम डिफरेंट टेस्ट आई एम सेलिंग इनटू इंडिया। सो माय प्रोडक्ट इज आल्सो सेम, माय मार्केट इज आल्सो सेम, सिर्फ मैंने प्रोडक्ट में थोड़े चेंजेस किए, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। Now, what is market development? Market development means your market is new, but your product is same. मतलब सेम प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, नए मार्केट में लेके जा रहे हो। जैसे कि सपोज आपने कोई टेलीविजन बनाया, उसको आपने पहले इंडिया में बेचा, फिर इंडिया में सक्सेसफुल होने के बाद में उसको आप क्या कर रहे हो, दूसरे कंट्रीज में वगैरह लेके जा रहे हो, जैसे अमेरिकन कंट्रीज में लेके गए, फिर वहां पे सक्सेसफुल होने के बाद में उसको आप यूरोपियन कंट्रीज में लेके गए। यस नो, सो योर प्रोडक्ट इज सेम but your market is new. You are taking your same product into the new markets. That is market development. Now, what is product development? Product development के अंदर your product is new but your market is same. जैसे आप देखते हो मोबाइल फोन के अलग अलग ये वर्जन्स वगैरह आते हैं, ये सुनो, या नए नए मॉडल्स आते हैं, जैसे S1, S2, S3, S11, ये सुनो, बट योर मार्केट इज सेम। जैसे कि सपोज आप इंडिया में सैमसंग का S11 लॉन्च कर रहे हो। ओके, पहले आप क्या करते थे, S10 लॉन्च किया था, अभी आपने S11 लॉन्च किया। सो योर प्रोडक्ट इज न्यू बट योर मार्केट इज सेम इंडिया, बट आपने क्या किया, S10 से S11 लॉन्च किया। सो योर प्रोडक्ट हैज चेंज बट योर मार्केट इज सेम। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो बिजनेस को एक्सपांड करने के 3 तरीके हो सकते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, जहाँ पे सेम प्रोडक्ट को आप सेम मार्केट में बेच रहे हो विद सम इनोवेशन इनटू इट। मार्केट डेवलपमेंट के थ्रू भी आप एक्सपांशन कर सकते हो, जहाँ पे आपका मार्केट नया है बट प्रोडक्ट इज न्यू, आप नए मार्केट में एंट्री कर रहे हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू भी आप एक्सपांशन कर सकते हो, जहाँ पे आप नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रहे हो, सेम मार्केट में ला रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ एक्सपांशन। सो आपका मार्केटिंग अगर इफेक्टिव होगा तो ही आपका ये एक्सपांशन हो पाएगा। अगर आपका मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं होगा, फ्लॉप होगा, तो एक्सपांशन विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, ना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जितना इफेक्टिव मार्केटिंग आप करोगे उतने आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपको हेल्प होगा। Now, what are your organizational objective? You want to increase your profit, you want to increase your sales, you want to expand your market,
You want to create brand image, you want to create corporate image, you want to create brand loyalty. Brand loyalty means people should buy your product again and again. Okay, so these are all your objectives, organization objectives, and these objectives you can achieve with the help of effective marketing. अगर आप मार्केटिंग में लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्टिव कभी भी आपके हेल्प अचीव करने में आपको होगा ही नहीं. जब आप ऑनेस्टली मार्केटिंग करोगे, इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे, अच्छे प्रोडक्ट लोगों को दोगे, रीजनेबल प्राइस में दोगे, देन ओनली यू कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. नाउ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के यहाँ पे मैंने 4 लेवल दिए हुए हैं. वन बाय वन विल अंडरस्टैंड इट. ओके, ना 2 चीजों में आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कंपैरिजन करना होता है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन. ना प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मतलब प्रोडक्ट कैसा है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन मींस व्हाट कस्टमर वांट्स. ओके, सो इन दोनों के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की 4 लेवल स्टडी करने हैं. सबसे पहले कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. नाउ कस्टमर डिससेटिस्फाई कब होता है, जब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मतलब जो प्रोडक्ट है वो और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होते हैं. When product performance and customer expectation does not match, then it result into customer dissatisfaction. Customer satisfy होता नहीं है. ओके, मतलब जैसे कि आपने चाहा था कि आपको एक टेलीविजन खरीदना है और टेलीविजन की 2 साल की वारंटी होनी चाहिए, बट वो टेलीविजन की वारंटी बिल्कुल ही नहीं है, तो डेफिनेटली योर कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड. ओके, दूसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब जब आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैच हो जाता है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जैसे आपके कस्टमर ने चाहा था 2 साल का वारंटी होना चाहिए और 2 साल का वारंटी आपको मिल गया, सो आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैच हो गया, सो योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड. थर्ड थिंग इज कस्टमर डिलाइट. नाउ व्हाट इज कस्टमर डिलाइट, जब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज लिटिल बेटर देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है. आपने 2 साल का वारंटी चाहा था और आपको मिल गया 4 साल का वारंटी. ओके, या फिर आप कहीं पे सपोज बर्गर वगैरह कंज्यूम करने के लिए गए, वहां पे आपको अपने फ्री में कुछ मिलेगा या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिलेगा ऐसा सोचा नहीं था, फिर भी आपको एक कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, तो आप क्या हो गए, कस्टमर डिलाइट हो गए. आप जो चाहते थे उससे आपको थोड़ा ज्यादा मिल गया. एंड व्हाट इज कस्टमर एस्टोनिश, जब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन बहुत मतलब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो होता है वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा होता है. मतलब आपने 2 साल का वारंटी चाहा था और आपको 5 साल का वारंटी मिल गया. ओके, या फिर सपोज आप कहीं पे बर्गर वगैरह लेने के लिए गए थे और आपको एक बर्गर के साथ 2 बर्गर फ्री मिल गए, तो यू आर गेटिंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, दैट इज कस्टमर एस्टोनिश. तो यहाँ पे ये देखो मैंने छोटा साइन दिखाया हुआ है, बिकॉज इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है कस्टमर एक्सपेक्टेशन से, और यहाँ पे मैंने बड़ा साइन दिखाया हुआ है जिसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज फार बेटर या बहुत अच्छा है देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ये 4 लेवल होते हैं और कस्टमर तुम्हारे बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप ज्यादा सेटिस्फाई होते जाएंगे अगर आपका मार्केटिंग अच्छा रहेगा तो. So you have to design effective marketing strategies so that your customer will be satisfied or they will be delighted or they will be astonished. They will not be dissatisfied ever. नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जितना आपका मार्केटिंग इफेक्टिव होगा उतना आप मार्केट में क्या कर सकते हो, कंपटीशन को फेस कर पाते हो. एज यू ऑल नो देयर इज cutthroat competition or huge competition available in the market, be it any product, FMCG प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट होने दो, बहुत ज्यादा मार्केटिंग होता है, तो आपको क्या बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो आपको क्या करना है कि इस मार्केटिंग के कटथ्रोट कंपटीशन में टिके रहना है, तो उसके लिए आपको अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी. अच्छे प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, अच्छा प्रमोशन, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपको करना पड़ेगा. जैसे पतंजलि का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पतंजलि इज नॉट वेरी ओल्ड कंपनी, इट इज अ न्यू कंपनी, स्टिल दे कुड ग्रो इन द मार्केट, दे कुड फेस कंपटीशन इन द मार्केट. इट इज बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. उन्होंने क्या किया, अच्छे बोलते हैं आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए, एंड दिस प्रोडक्ट्स आर रीजनेबल ऑल्सो ऑलवेज. इफ यू विल सी द एडवर्टीजमेंट ऑफ पतंजलि प्रोडक्ट, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ये जो केमिकल वाले प्रोडक्ट है उनसे थोड़े से कम है या उनके जितने ही उसके प्राइस है, तो वो सब. प्लस वो हमेशा क्या करते रहते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, सेल्स प्रमोशंस वगैरह ये सब चीजें करते रहते हैं. उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखते हो कि आपको इजीली उनके प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं. तो पतंजलि ने एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी डिजाइन की और इसकी वजह से वो लोग क्या करें, मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पा रहे हैं. सो एवरी मार्केटर शुड अंडरटेक इफेक्टिव मार्केटिंग और बेटर मार्केटिंग so that they can face the competition in the market. And the last one is corporate image.
मार्केटिंग जितनी आपकी अच्छी होगी उतना आपका कॉर्पोरेट इमेज अच्छा होगा. व्हाट इज कॉर्पोरेट इमेज? कॉर्पोरेट इमेज इज नथिंग बट द इमेज ऑफ योर फर्म और इमेज ऑफ योर कंपनी. आपको इमेज किसके बीच में बनाना है? स्टेक होल्डर के बीच में. हु आर द स्टेक होल्डर? शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, डीलर्स, सोसाइटी. इनके बीच में आपको इमेज क्रिएट करनी है. इनके बीच में इमेज आपको क्यों क्रिएट करनी है? बिकॉज यू नीड द सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर का जब आपको सपोर्ट होगा तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगा. जैसे शेयर होल्डर आपको फंड्स देंगे अगर आपकी इमेज अच्छी रहेगी तो. एम्प्लॉइज विल वर्क होल हार्टेडली इफ योर इमेज इज गुड. Okay, government will always support you if your image is better. Okay, customers will buy your product, so you get the support of your stakeholders if you have better corporate image, and this corporate image you can create with the help of effective marketing. Okay, so Tata, Reliance, Godrej, Hindustan Unilever, Procter and Gamble, ये सारी कंपनी की इमेज आप देखते हो कि बहुत अच्छी है मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई एवरी स्टेक होल्डर सपोर्ट देम. कस्टमर उनके प्रोडक्ट परचेस करते हैं, या लोग वहाँ पे जो एम्प्लॉइज है वो अच्छे से काम करते हैं, शेयर होल्डर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं. सो कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली सब सारे स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट मिलेगा. ओके, एंड दिस कॉर्पोरेट इमेज यू कैन एनहांस विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. So these were the features of marketing. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.